नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ग्रामीण विकास की इस तीसरी कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे ग्रामीण विकास के वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यूपी पीईटी में एक अच्छा स्कोर किए हैं। इसी वजह से ये लोग ग्रामीण परिवेश की तरफ आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाला है और कहीं ना कहीं इस 25 नंबर का बहुत बड़ा योगदान आपके चयन प्रक्रिया में होने वाला है। तो ग्रामीण परिवेश सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है और मैं मानता हूं कि नए सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रमपूर्ण अफवाहें यूट्यूब पर चल रही हैं। कुछ लोग आपको ग्रामीण गांव की गलियां पढ़ाते हैं कि गांव में किस तरीके का परिवार रहता है और किस तरीके की गांव की गलियां रहती हैं। मित्रों, आपको गांव के परिवार और गांव की गलियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गांव में 8 फुट 1 लाठा चौड़ा जो है गली जाती है। गांव में प्रधान जी, गांव में जो है संयुक्त परिवार रहता है। गांव में भैंस 2 ही रखा जाता है। गांव में गाय 1 रखी जाती है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाँव की गलियों और गाँव के परिवार और वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गाँव के घर में घुस करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में इतने ढेर सारे भ्रमपूर्ण विज्ञापन चल रहे हैं कि आप उसे देख करके चकाचौंध में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। जो आएगा आप उसे पढ़ेंगे नहीं। अपने समय और अपने अंदर सामर्थ्य है उसे आप अलग जगह पे खर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चलिए इस तीसरी कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने दोनों कक्षाएं नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देखिएगा, तभी जाकर के इस तीसरे वीडियो में आइएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको उनका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, जवाब दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, सजरा किसे कहते हैं? ठीक है, सजरा के बारे में आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब आया था? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब आया था, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब आया था और सजरा किसे कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की संरचना की। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संबंधी कार्य होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि राजस्व में किस तरीके के काम होते हैं। जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन इसको बन सकता है। आप लेखपाल बनने वाले हैं, आपका प्रमोशन कैसे कैसे होगा, बेसिकली आपको यहाँ से नॉलेज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक बेसिक समझ, ग्रामीण परिवेश को पढ़ने के लिए एक बेसिक समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। फैक्ट इसमें बहुत कम होता है, बेसिक समझ आपकी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको क्या इसमें बात करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि राजस्व विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसको वीडियो को यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखा है, इस 5 पॉइंट को देखिएगा। मित्रों, आप सभी लोग इस बात से अवगत नहीं होंगे तो अवगत हो जाइए कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की, खास करके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जब राजस्व संरचना होती है, जो राजस्व संरचना होती है, राजस्व संरचना का मतलब उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित जितने भी कामकाज होते हैं उसके 5 प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं। एक विभाग होता है राजस्व परिषद, एक विभाग होता है चकबंदी आयुक्त। राजस्व परिषद बेसिकली राजस्व का काम करते हैं, करोड़ का काम करते हैं। चकबंदी आयुक्त जो होते हैं, कल मैंने वीडियो बनाया चकबंदी आयुक्त कौन होते हैं। एक होते हैं भैया राहत आयुक्त, ये जो है आपका फसल बर्बाद हो जाता है, सब्सिडी देने का काम करते हैं। आप 15,000 का धान खराब हो जाएगा तो 2,000 रुपया, 1,000 रुपया राहत मिल जाता है, सरकार की तरफ से होता है। चौथा होता है निदेशक भूमि अध्याप्ति। ये निदेशक मतलब निदेशक करते हैं भूमि की, आपकी भूमि का निरीक्षण करते हैं, कहीं कोई दबंग आपका भूमि तो कब्जा नहीं कर लिया है। आप डायरेक्टली उसको हर मतलब कि हर वर्ष में 3 बार ये लोग जो है उसका निदेशक करवाते हैं। ये चकबंदी लेखपाल जाकर के निदेशक करते हैं। ठीक है, 5वां है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये जो है हर वर्ष जो है अपने जो खतौनी खसरा जो जिला का मेन कागजात जो होता है राजस्व विभाग का, उसे संपादित करते हैं। हर वर्ष जो है जिले के जो है प्रमुख राजस्व की जितनी भी कागजात होते हैं उसे अपडेट करवाते हैं जिला संपादक, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्व परिषद में, मतलब राजस्व में कितने प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं। राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये 5 प्रकार के
विभाग बनाए जाते हैं। अब इन 5 विभागों में भैया आप किस विभाग में जा रहे हैं? आप लेखपाल होंगे तो आप किस विभाग के लेखपाल होंगे? भैया आप चकबंदी लेखपाल होंगे, चकबंदी सॉरी, आप राजस्व लेखपाल होंगे। राजस्व लेखपाल किस में आएगा? राजस्व परिषद में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा? चकबंदी आयुक्त तो मैंने पढ़ा दिया, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। वहाँ से दूसरे वीडियो मैंने बताया, इसमें मैंने राजस्व परिषद को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप राजस्व लेखपाल बनने जा रहे हैं और राजस्व लेखपाल बनने के दरमियान आपको राजस्व परिषद के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राजस्व परिषद कैसे कैसे बनती है। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सरकार मतलब किसी के द्वारा सरकारी एक समिति गठन करने के लिए, सरकार की एक सरकारी समिति गठित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। किसी सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी सरकारी समिति बनती है, जैसे कोई आपकी भूमि जांच होती है, कोई भी सरकारी समिति, चाहे वो भूमि जांच से संबंधित हो, चाहे वो क्राइम पेट्रोल से संबंधित हो, क्राइम कंट्रोल से संबंधित हो, या किसी भी विभाग से संबंधित हो, अगर कोई सरकारी समिति बन रही है तो उसमें 15 सदस्य जो है नामित किए जाते हैं। न्यूनतम 15, अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अब राजस्व परिषद की बात करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मित्रों, आप सभी लोग इस बात से अवगत हो जाइए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जो राजस्व परिषद का गठन किया गया था वो 1831 में किया गया था। कब किया गया था? 1831 में। उस समय जो है हम अंग्रेजों की दास्तां में इतनी अच्छी तरीके से जकड़ चुके थे कि हमें खुद नहीं पता था कि हमारी औकात क्या है, हमारी असलियत क्या है। हम 1831 में अगर इतिहास के बारे में बात करें तो 1831 में वही भारतीय समाज में ढेर सारी कुरीतियाँ चल रही थी। भारतीय समाज कहीं ना कहीं एक तरीके से घुसा हुआ था, एक तरीके से एकदम खत्म हो चुका था। ठीक है, भारतीय समाज जादू टोना जंतर मंतर में फंसा हुआ था। अंग्रेज हमारे यहाँ के सामान को लूट रहे थे, एकदम हम खाली हो चुके थे, हमारी बुद्धि में गोबर भर चुका था, हम एकदम बर्बाद हो चुके थे। उसी समय अंग्रेज लोग राजस्व विभाग की गठन क्यों करते हैं? अंग्रेज लोग राजस्व विभाग का गठन इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। उन्हें किसकी ज़रूरत थी? कि यहाँ पे कहीं पर वो लोग कहते थे, जैसे बिहार के जो है, बिहार में नील की खेती करवाते थे चंपारण में। अब उन्हें ज़रूरत थी कि बिहार में किसकी जगह पे नील की खेती अच्छी हो जाती है। अब उन्हें ज़रूरत थी एक विभाग की। ये विभाग जांच करे कि कहाँ कहाँ पे नील की खेती बढ़िया होती है, तब वो विभाग जांच करेगा कि यहाँ 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 नील की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तब उन्हें एक सूचना देगा कि यहाँ यहाँ होती है, तब लोग वहाँ पहुँचेंगे। नील बोने के लिए कही थे, तुम कैसे गेहूँ बो दिए, वो लोग सीना टाइट करके जाते थे। तो राजस्व परिषद का गठन अंग्रेजों ने इसी वजह से किया था क्योंकि उन्हें पता चल सके कहां पर कौन सी फसल ज्यादा होती है, और जहां पर जौन सी फसल ज्यादा होगी उसी फसल को हम लोग बुआएंगे, जुताई बुआई कराएंगे। हम कहें उनका सीधा सा मतलब था हमें लाभ ज्यादा लेना है। अब एक किसान है, उसके पास 1 बीघा खेती है, अगर वो पूरा खेत में गेहूं बो देगा, चावलवा कब खाएगा भाई? चावल भी तुझसे बोना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेज सीधे सीधे लाभ कमाना चाहते थे। और यहाँ पे अगर गेहूं ज़्यादा हो रहा है तो आप गेहूं बोइए, अगर आप गेहूं खाते हैं तो खाइए, नहीं तो माटी खाइए, हमसे नहीं मतलब है। इसी वजह से राजस्व विभाग बनाया गया था, अंग्रेजों की चाल थी। तो चलिए उसके बारे में एक बेसिक समझ है कि राजस्व विभाग की स्थापना अंग्रेज हमारे हितैषी होकर के नहीं किए थे। अंग्रेज क्यों किए थे राजस्व विभाग की स्थापना? इसी वजह से किए थे 1831 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं राजस्व विभाग के राजस्व परिषद के बारे में आप जान गए होंगे। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में और किस रणनीति के तहत किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं राजस्व परिषद में क्या होता है। एक अध्यक्ष होता है भैया, ये जो अध्यक्ष होता है यूपीपीसीएस से होते हैं। कभी सरकार के कैबिनेट सचिव रहे होंगे, वो जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एक अच्छे खासे मनई होते हैं, बड़े से मतलब अच्छे खासे बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसका मुख्यालय तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे थे इलाहाबाद आप क्यों बोल देते हैं, अब वर्तमान का नाम प्रयागराज है। भैया प्रयागराज मान लीजिए। ठीक है, और एक मुख्यालय इसका इलाहाबाद में है और एक मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, अब लखनऊ में जो मुख्यालय है, वर्तमान के समय में जो भी राजस्व के काम ज़्यादातर होते हैं वो लखनऊ से ही होते हैं, और न्यायिक काम केवल इलाहाबाद में होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कहीं पर आपका कोई खेत है, अब खेत को दबंगों ने कब्जा कर लिया। खेत को क्या हुआ? दबंगों ने कब्जा कर लिया। आपके पड़ोसी है, थोड़ा सा दबंग है, थोड़ा सा शरीर अच्छा है, 2-4 पिस्टल रखे हैं, तोरे सामने बंजर जमीन बांटे तोहार है, लेकिन उनका गलती से जाए के दई दे हम नाइट ठोंक दे परिवार के। ठीक, तो उन्हें कब्जा कर लिया। अब आप उनका तो बेड़ा मतलब कि मोड़ा तो ले नहीं सकते हैं, डायरेक्टली आप उनसे लग जाइए, लड़ाई कर लीजिए। आपके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आपके पास 2 रास्ता बचता है।
या तो आप प्रशासन का सहारा लीजिए, और सबसे जरूरी यही है कि आपको प्रशासन का सहारा ही लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। आपके पास ताकत भी है तब भी उनका आप खुद से प्रयोग ना करें, उनका प्रयोग प्रशासनिक रूप से करवाएं। अब क्या होगा, अब आपके पास दो रास्ता होगा, या तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक मुकदमा करेंगे। क्या करेंगे? न्यायिक मुकदमा। ये बंजर जमीन हमारे घर के सामने है, बंजर जमीन का होता है, अभी बाद में बताएंगे। बंजर जमीन हमारे घर के सामने है और ये हमारे मौके पर है, अर्थात इसका प्रयोग हम करेंगे, इसका प्रयोग हमारे घर के सामने हम करेंगे, दूसरे गांव का आकर के कोई व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा, उसका अधिकार है। आपके सामने यही समस्या है कि दूसरा कोई आकर के उस पर कब्जा कर लिया। अब आपको क्या है, आप या तो मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा करिए, उसे लीजिए कि भाई हमारे सामने था हम लेंगे, या तो आप राजस्व परिषद से जाकर के सलाह लीजिए किस तरीके से काम क्या करना है। तो अगर राजस्व सलाह लेनी हो कि जमीन किसकी है और ये जमीन कब यहाँ पे दाखिल हुई थी, अर्थात ये जो बंजर जमीन है, ये बंजर जमीन इससे पहले कुछ और रही होगी, क्योंकि जमीनों में जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई बंजर जमीन है, अभी उसे किसी के नाम पट्टा कर दिया गया, अब उसके नाम पट्टा हो गया। अब वो जो पट्टा धारक है, वो पट्टा धारक उस जमीन को कभी बेच देगा, अब वो पट्टा वाली जमीन किसी का बैनामा हो जाएगा। तो जमीन में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है। तो जो बंजर जमीन है, वो बंजर जमीन राजस्व के पास आप जाएंगे कि बंजर जमीन इस बंजर बनने से पहले किस नाम से अंकित थी, आप सलाह लेने जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय होता है एक तरीके से न्यायिक सलाह के लिए इलाहाबाद आप जाएंगे, और आपको जो कुछ भी करना है, राजस्व सलाह लेना है तो लखनऊ जाएंगे, ठीक है। अब इसके दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं इलाहाबाद में, और यहाँ पे जो राजस्व परिषद होता है लखनऊ वाला, इसमें 7 लोग होते हैं, ठीक है। 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ये जो न्यायिक सदस्य होते हैं ये अपने आप में जज होते हैं, ठीक है। अब इनके नीचे कौन कौन से होते हैं? एक मंडलायुक्त होते हैं, एक मंडलायुक्त होते हैं। मंडल का मतलब जैसे हमारा जो मंडल है फैजाबाद मंडल है, फैजाबाद मंडल में एक मंडलायुक्त होंगे, वो मंडलायुक्त पुलिस का भी काम देखेंगे और वो मंडलायुक्त राजस्व का भी काम देखेंगे, वो मंडलायुक्त होते हैं। मंडलायुक्त के नीचे एक अपर मंडलायुक्त होते हैं, इनकी सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त। अब इसके नीचे एक जिलाधिकारी होते हैं। जिले का जो सर्वे सर्वा होता है उसे जिलाधिकारी कहा जाता है। जिलाधिकारी मतलब डीएम, ठीक है। जो आईएएस बीट करके आते हैं उन्हें जिलाधिकारी कहा जाता है। अभी भैया जो जिलाधिकारी होते हैं इनके नीचे एक अपर जिलाधिकारी होते हैं। अपर जिलाधिकारी का मतलब कुछ लोग कहेंगे भैया एसडीएम होता है का? नहीं, अपर जिलाधिकारी का मतलब एडीएम होता है। जिलाधिकारी के नीचे जो सहयोग के लिए होते हैं वो एडीएम होते हैं। अब एडीएम के नीचे एक उप जिलाधिकारी होता है, ये तहसील लेवल पे काम करते हैं। तहसील लेवल पे उप जिलाधिकारी का मतलब है यही एसडीएम होते हैं। पीसीएस से सबसे बड़ी सर्विस जो होती है यही उप जिलाधिकारी की होती है, ठीक है। उप जिलाधिकारी के बाद जो होता है वो तहसीलदार होते हैं। उप जिलाधिकारी एसडीएम के बाद कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के सहयोग के लिए नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार के सहयोग के लिए राजस्व निरीक्षक होते हैं। राजस्व निरीक्षक भैया इसी कानून को कहा जाता है। लेखपाल के बाद आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो राजस्व निरीक्षक के पद पे होगा, उसके बाद जो दूसरा प्रमोशन होगा वो नायब तहसीलदार के पद पे होगा। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है नायब तहसीलदार एक लेखपाल को बनना। लेखपाल राजस्व निरीक्षक हो जाए वही उसके लिए बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से अध्यक्ष होते हैं, किस तरीके से क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिलाधिकारी के नीचे कौन सा पद होता है, या अपर जिलाधिकारी के ऊपर कौन सा पद होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशासन जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? 2 कैटेगरी में। एक का मुख्यालय इलाहाबाद है, एक का मुख्यालय लखनऊ में है। जो लखनऊ में है वहां पे 7 सदस्य बैठते हैं, जो इलाहाबाद में उसमें 2 सदस्य बैठते हैं। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। 1831 में जब राजस्व परिषद बना तो राजस्व परिषद जो है, हम आज़ाद कब हुए? 1947 में आज़ाद हुए। 1947 में हमने क्या किया, हमने जो है न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया। 1831 से 1947 तक न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ चलती थी। जज जो है राजस्व का भी काम देख लेते थे जो होता था, ठीक है, और राजस्व का भी काम देख लेते थे, वो जो है कभी काम पड़ा तो फौजदारी वाला भी देख लेते थे। अभी आप तहसील पे जाएंगे तो दो ही अदालत होता है। एक अदालत होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। जहां मारपीट के जावा वो फौजदारी मुकदमा, और जहां ये वाला काम रहे केहू के बंजर कब्जा होइए बा, केहू के आबादी कब्जा होइए बा, ओका का कहिए, ओका दीवानी कहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अभी फिलहाल के लिए दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन पहले एक होता था। वही बताया गया है कि 1947 में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल समझने का प्रयास करिए कि न्यायिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 1947 से अलग कर दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में सुधार के कार्यक्रम कई तरीके से चलाए जा रहे हैं। सुधार का कार्यक्रम का मतलब क्या है? सुधार का मतलब यह है कि जिनके पास भूमि नहीं है हम उनको भूमि देने का प्रयास कर रहे हैं।
जिनके पास, जो गरीब हैं, जो दबंग हैं, हम उन्हें ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर कई अलग अलग नीतियां लाई जा रही हैं। अभी यह टॉपिक नहीं है कि कौन कौन सी नीतियां सुधार में लाए गए, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कौन कौन सा सुधार कार्यक्रम लगाया गया। केवल इसमें बेसिक समझ विकसित करिए कि अभी जो है सरकार के द्वारा कई तरीके के सुधार कार्यक्रम लाए गए हैं। दबंगों के द्वारा भूमि कब्जा ना हो, आपका पड़ोसी आपको परेशान न करे, आपका पड़ोसी आपके घर के सामने का बंजर कब्जा न कर ले, आपका पड़ोसी आपका घर न कब्जा कर ले। ये सभी बातें जो है चल रही हैं और ये सुधार कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी भी सुधार होना आवश्यक है और सुधार हो भी रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो है, जो राजस्व संहिता 2006 में आई थी, मैंने बताया था, मैंने एक बच्चे से बताया कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में आई थी। अब उसने कहा भैया आपने 1920 बताया था, वो 1920 नहीं था, एक बार पुनः पढ़िए। ठीक है, वो दूसरा कुछ था। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता आई 2006 के तहत, इसमें जो है कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने की घोषणा की गई। 2006 से पहले पट्टा नहीं होता था 2006 से पहले पट्टा, लेकिन उसमें पट्टे में जो है पारदर्शिता नहीं थी, उस पट्टे में पारदर्शिता नहीं होती थी। लेकिन नया नियम लाया गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत जो पट्टा हो रहा है, पट्टा का मतलब क्या होता है, अब इसे समझिए। पट्टा का मतलब ये होता है जिस गरीब के पास खेत नहीं है उसे जो है खेत प्रदान किया जाए। गांव में कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो किसी के नाम नहीं होती हैं, उस खेत को जो है किसी गरीब को आवंटित कर दिया जाए जिससे उसके भी पास खेत हो जाए। हम समाजवादी सरकार की संकल्पना करते हैं, हम एक समाजवादी राज्य की संकल्पना करते हैं। समाजवादी राज्य की संकल्पना हम तभी पूर्ण कर पाएंगे जब हर एक व्यक्ति के पास समान रूप से समान संसाधनों का वितरण होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब हो जाए, तो ये बिल्कुल समानता नहीं है। आप दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी एसी में रह रहा है, एक पड़ोसी मड़ई डाल के रह रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असमानता है। अब भैया आप एसी में रह रहे हो, आपका पड़ोसी एसी में न रहे, पंखा में रह ले, ये समानता है कहीं ना कहीं। अगर आप पड़ोसी हैं और आप एसी में रह रहे हैं, बगल आपके बगल में का जो आप ही का भाई है, आप ही का पड़ोसी है, वो मड़ई में रह रहा है, घास फूस की झोपड़ी में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी असमानता है। क्यों वो पीछे है, उसका कारण जानना चाहिए सरकार को। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन दी गई, तो 2006 के तहत पट्टा दिया गया। अब पट्टा में क्या किया गया, ये पट्टा जो इससे पहले पट्टा होता था लेकिन पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन इसमें पारदर्शिता बरती गई। पारदर्शिता का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई गांव है, हमारा जो गांव है, हम अपने गांव का आप नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग कहेंगे गाँव का नाम का है, गाँव का नाम नहीं। अब देखिए कि हमारा जो गाँव है, इस गाँव में जो कोई भी व्यक्ति सशस्त्र सेना में है, सशस्त्र सेना में, और वो शहीद हो गया है, उसके बच्चे जो है सबसे पहली वरीयता उन्हें दी जाएगी कि उन्हें पट्टा दिया जाए। पट्टा किन्हें दिया जाए, जो सशस्त्र सेना में है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके बच्चों को पहली वरीयता दी जाएगी, प्रधान जी उन्हें पट्टा देंगे। अगर उन्हें नहीं दिया जाता है तो आप राजस्व परिषद में जाइए कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे राजस्व सशस्त्र सेना में थे और शहीद हो गए, हमारे पास जमीन नहीं है, पहली जमीन हमें मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है। दूसरी वरीयता किन्हें है, सशस्त्र सेना में जो लोग हैं ड्यूटी के दरमियान अपंग हो गए हैं, उनका गोड़ पैर टूट गया है, उनका हाथ कट गया है, उनका कोई ऐसा शरीर अंग भंग हो गया है कि जो कभी जुड़े न, दूसरी वरीयता उन्हें दी जाएगी। तीसरी वरीयता किन्हें दी जाएगी, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को दी जाएगी। और चौथी वरीयता किन्हें दी जाएगी, पिछड़े वर्ग को दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे, एक दिन एक लोग ने पूछा, भैया ये चीज़ बताइए, थोड़ा सा आरक्षण से पीड़ित थे, उन्होंने हमसे पूछा, ये बताइए क्या सवर्णों को जो है पट्टा नहीं दी जा सकता है? तो मैंने बताया कि सवर्णों को पट्टा दिया जा सकता है। इसमें इस पट्टे का जो अधिनियम आया था, राजस्व संहिता 2006, इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सवर्णों को जो है पट्टा नहीं दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है जिन्हें जरूरत होगा, जो गरीब होगा उन्हें पट्टा दिया जाएगा। वरीयता जो है सशस्त्र सेना को सबसे पहले दिया गया और उन्हीं सवर्णों को जो है पट्टा दिया जाएगा जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा, अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब जिनके पास 15 बीघा खेत है, अब उन्हें पट्टा दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां, ऐसी भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहे होंगे आपके समाज में। तो अगर उन्हें पट्टा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की ये दुर्भाग्य ही है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है पट्टा का, आपकी ज़रूरत नहीं है खेतों की, तो आप क्यों लेंगे? थोड़ा सा अपने भाई को भी आगे आने दीजिए, क्योंकि आप सुधरेंगे तो आपका समाज उतना ज़्यादा नहीं सुधरेगा। हर एक व्यक्ति, आपके समाज का हर एक व्यक्ति सुधरेगा, तभी जाकर के आप कहीं कह सकते हैं कि हम इस गाँव के, हम इस क्षेत्र के, हम इस देश के निवासी हैं। समझ में आया? चलिए, आवासीय पट्टा। अब कुछ लोग कह रहे थे आवासीय, देखिएगा ये पट्टा का होता है, ये पट्टा खेत का होता है, ये खेत का पट्टा होता है। अब आवासीय पट्टा क्या होता है? आवासीय पट्टा का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के पास रहने का घर नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रहने का घर ही नहीं है। अब होता क्या है, जैसे एक परिवार, एक दादाजी हैं, उनके 10 बच्चे हो गए,
अब दादाजी के पास 2 बिस्सा का आबादी है। अब 10 लड़कियां मौका बांटे है, इतना इतना सब पई हैं, इतना इतना। अब उतने में उनका घर न बने। अब जब उनके उतने में घर न बने एक लड़किया के, तो लड़कियां प्रधान जी के लगे, सबके लगे जाए अनुनय विनय करे, भैया हमारा घर ना बन पावत बा, हमें थोड़ की जमीन दे दे, जैसे हम पट्टा मतलब थोड़ की जमीन दे दे, जैसे घर बनवा ली हम। ठीक है, तो समाज में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ऐसे कई जगह होते हैं जो आपको आवासीय पट्टा के रूप में वितरित की जाती है, और उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास रहने का घर नहीं है। उनके पास खेत तो छोड़िए, खेत की बात ही अलग है, खेत नहीं है, रहने तक का घर नहीं है, तब उन्हें आवासीय पट्टा आवंटित किया जाता है। ये होता है। ये भी जो है राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 में इसका वर्णन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आवासीय पट्टा में कितना जमीन दिया जाता है। आवासीय पट्टा में भैया 1.5 बिस्सा जमीन दिया। कितना? 1.5 बिस्सा। अब 1.5 बिस्सा क्या कहियात है बताई बाद में। ठीक है, आवासीय पट्टा दिया जाता है, और एक किसके तहत दिया जाता है? राजस्व संहिता 2006 धारा 64 के अंतर्गत। ठीक है, अब एक चीज यहां पे मैंने लिखा है तहसील दिवस। अब तहसील दिवस क्या होता है? पहले वीडियो में मैंने बताया था तहसील दिवस कब होता है। हर महीने के प्रथम और तीसरे मंगलवार को तहसील में बड़े अधिकारियों के बीच में जनता की शिकायत की सुनवाई होती है, जिसे तहसील दिवस कहा जाता है। वहां पर बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, जिससे जो गरीब होता है, जो बेचारा होता है, जो घूरे और मोहन जैसे गरीब किसान होते हैं, जिनका कोई सुनता नहीं है, वहां पे बड़े अधिकारी होते हैं। घूरे भैया, मोहन भैया, सोनू भैया, दोनों भैया को वहां पे सुना जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो किसी कार्यालय में जाएंगे तो पहले डपट दिए जाएंगे, कहां से आ रहे हो, वहां भागो यहां से, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। जो इस तरीके का जो होता है, वहां पे किसी कार्यालय में जाएंगे, भैया उनके पास न पहले जाए भरे पैसा नहीं है, और जब जाएंगे तो उनका काम नहीं सुना जाएगा। इसी वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि जनता की शिकायत को सुनने के लिए बड़े अधिकारी समाज के बीच में बैठेंगे, और वही जो है तहसील दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो तहसील दिवस कब मनाया जाता है? पहले वीडियो में मैंने बताया है, इसे वैसे ही डाल दिया मैंने। प्रथम और तृतीय मंगलवार को हर महीने के, ठीक है, हर महीने प्रथम और तृतीय मंगलवार को जनता की शिकायत की सुनवाई। आगे मैंने लिखा है खतौनी का कंप्यूटरीकरण। अब आप सभी लोग जानते हैं खतौनी कंप्यूटरीकरण हो गया है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, खतौनी वाला सेक्शन खोलेंगे, गाटा संख्या डालेंगे, अपने गांव का नाम डालेंगे, तो आपके दादाजी का नाम जितना खेत होगा सब आ जाएगा। आपके दादाजी का नाम जितना खेत पूरे आपके गाँव में है सब आ जाएगा। ठीक है, तो खतौनी वाला सिस्टम जो है अब वर्तमान में देखिएगा, ये जो खतौनी वाला सिस्टम है चकबंदी से बाहर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा, चकबंदी से बाहर। अब जो आपका खेत है वो चकबंदी हो चुका है। अधिकांश उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो चकबंदी हो चुका है। अधिकांश उत्तर प्रदेश, कई जगह चकबंदी नहीं हुआ है, वहाँ काम चल रहा है, लेकिन अधिकांश उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो चुका है। लेकिन अभी जो कंप्यूटर पे डाटा उपलब्ध है, ध्यान से सुनिएगा, जो कंप्यूटर पे डाटा उपलब्ध है वो चकबंदी वाला डाटा है। अब वो बंजर वाला डाटा आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध नहीं है कि हमारे गांव में कितना बंजर बा का जान ले, तो कंप्यूटर पर नहीं मिलेगा। वो आपके गांव में कितनी आबादी है वो कंप्यूटर पे मिल जाएगा। आपके गांव में चकबंदी के बाद किसके नाम कितना खेत हुआ कंप्यूटर पे मिल जाएगा। लेकिन आपके गांव में कितना बंजर है और आपके गांव में ऐसी जमीन जो किसी के नाम है ये नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है गुणा गणित करने लगेंगे अगर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चकबंदी से बाहर 99,949 गांवों की खतौनी का अभिलेख जो है कंप्यूटरीकरण किया गया। लेकिन एक कंप्यूटरीकरण जो किया गया ये सबके लिए नहीं किया गया। भैया अपने लेखपाल लगे जाबा और 15 रुपया देबा, कितना? 15 रुपया, तब वो चकबंदी से बाहर जितनी जमीन रहे गाँव तब दिखाई है, ना इतना मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ राजस्व विभाग के बारे में मैंने पट्टा, आवासीय पट्टा, और उसके बाद राजस्व परिषद, उसके बाद तहसीलदार और कानूनगो, जितने भी चीज़ें थी ओवरऑल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये पाँचों पूछा जाता है। इसमें से कौन सा विभाग का भाग नहीं है, राजस्व विभाग का भाग नहीं है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने बताया। तो सरकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? न्यूनतम 15 सदस्य। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, शाहजहानी जरीब, गंटरी जरीब बताइएगा अगर आपको आता है, मैंने बताया था। ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।